हाय, कैसे हैं आप लोग? अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट पार्ट में एंटर कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखेंगे एंड नेक्स्ट थिंग which we will see is mechanism based questions, how to deal with mechanism based questions। ये दो पार्ट करके हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का इतिश्री करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट रोल ऑफ कैटलिस्ट। जो पिछले क्लास में लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा था सो मैंने छोड़ा था, दैट वाज रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या क्या करता है, फटाफट जल्दी जल्दी देखेंगे, समझेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप रोल ऑफ कैटलिस्ट की बात करें, मान लो केमिकल रिएक्शंस में कुछ ऐसा है, दिस इज द इनिशियल पाथ, मतलब अनकैटलाइज्ड पाथ है ये। दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट। ओके, इससे पहले सारी चीजें आपको बता दी गई थी। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड बैकवर्ड, सारी स्टोरी पॉइंट। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट इस पाथ से रिएक्शन नहीं कराता। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट रिएक्शन सिस्टम को अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे आप मान लो हाइड्रोजनेशन की बात करते हो या किसी भी रिएक्शन की बात करते हो, तो कैटलिस्ट उसको क्या करता है, पहले किसी स्टेप में इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व होने में होता क्या है भैया, इन्वॉल्व होने के कारण उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है। अगेन पहले कुछ मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ट्रांजिशन स्टेट अल्टरनेट बनता है, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बनता है सच दैट कि उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो। मींस यदि आप कैटलाइज्ड पाथ की बात करोगे तो कैटलाइज्ड पाथ कुछ ऐसा होगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी, दिस वन इज अनकैटलाइज्ड पाथ। ये जो मैं ब्लू पेन से जो मार्क किया हूं, दिस वन इज अनकैटलाइज्ड पाथ, और जो ब्लैक पेन से मार्क किया हूं, दिस वन इज कैटलाइज्ड पाथ। कैटलाइज्ड पाथ, अनकैटलाइज्ड पाथ एंड कैटलाइज्ड पाथ, आपके पास दो डिफरेंट पाथ्स हैं। आपको करना क्या है भैया, यू हैव टू डिफरेंट पाथ्स, फर्स्ट इज कैटलाइज्ड पाथ, अनदर इज अनकैटलाइज्ड पाथ। आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि जो कैटलाइज्ड पाथ है ना, उसका एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो चुका है। यदि उसका एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे यहां देखो, यहां पे आप बात करोगे तो दिस वन वाज द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। लेकिन यहां बात करोगे तो ये देख रहे हो एक्स अमाउंट से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया है। अंडरस्टूड आपका? सो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया, सो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। आप ऐसे भी सोचो, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आप खुद सोच के देखो। आप कहोगे एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग कुछ प्रोवाइड हमारे एग्जाम्पल से आप सोचो, एग्जाम्पल से लिंक करो। हमने क्या कहा, लेट अस सपोज हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री के कोई एचआरडी में कोई पावरफुल पोर्टफोलियो हैंडल कर रहा है और उसका कोई बेटा आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया। लेट अस सपोज उसका केमिस्ट्री बहुत वीक है, तो उसने एक नया एचआरडी को कुछ करके सेटिंग वेटिंग किया और उसने क्या किया कि कट ऑफ को डिक्रीज करवा दिया। यदि कट ऑफ को डिक्रीज कराओगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी इंक्रीज्ड। सेम कहानी, नया कट ऑफ आ गया, यदि नया कट ऑफ आ जाएगा मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड इंक्रीज हो जाएंगे। नया एक्टिवेशन एनर्जी घटा दिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का एनर्जी डिक्रीज कर गया है, मींस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स दैट कैन फॉर्म प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया। इसी को इस एनर्जी स्केल से भी देखें, यहां से भी देखेंगे भैया,
तो क्या बोला था, कुछ ऐसा होता था ना किसी टेम्परेचर पे, पहले मान लो इसके बाद वाला फ्रैक्शन एबल था रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में। अब क्या हुआ, आपने इसको एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया। अब क्या हुआ, मोर फ्रैक्शन आर एबल टू फॉर्म प्रोडक्ट। हेंस कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, दूसरा पाथ प्रोवाइड करता है सच दैट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाए। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। सो क्लियर, लिखेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1 तो क्यों दो, सिंबल बनाओ। A catalyst provides an alternate path. Catalyst provides an alternate path to the reaction. Catalyst provides an alternate path to the reaction which has lower activation energy. So that number of molecules having energy greater than or equal to EA, increases. Hence number of effective collisions increases. Hence rate of reaction increases. It should be clear to all of you. ये दोनों डायग्राम आप बना चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक बात बताओ, कैटलिस्ट ने डेल्टा एच को अफेक्ट किया गया। पहले स्टेप में कुछ लगा कुछ अल्टरनेट मैकेनिज्म प्रोड्यूस किया, फिर फाइनल स्टेप में कैटलिस्ट बाहर आ गया। कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन के टाइम के साथ चेंज होने वाला नहीं है। पहले स्टेप में कैटलिस्ट इन्वॉल्व हुआ, लास्ट स्टेप में कैटलिस्ट बाहर आ गया। जब ये बाहर आ जाएगा मतलब आप बोलोगे प्रोडक्ट में ये कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी प्रोफाइल में ये कोई चेंजेस नहीं लाया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी प्रोफाइल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसका मतलब क्या डेल्टा एच चेंज होने वाला है? डेल्टा एच चेंज होने वाला नहीं है। सो लिखेंगे a catalyst does not change thermodynamics of reactions या thermodynamic parameters of the reactions like delta H, delta U, delta S, delta G। delta H में कोई चेंज नहीं है, डेल्टा U में कोई चेंज नहीं है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV। डेल्टा S में कोई चेंज नहीं है, डेल्टा G में कोई चेंज नहीं है। इन सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स में कोई चेंजेस कैटलिस्ट करने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, समझ में आई बात? अरे भैया क्यों नहीं करेगा? मैंने आपको बताया डेल्टा एच चेंज हुआ नहीं, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, ये भी चेंज होने वाला है नहीं। डेल्टा एस, अरे जब फाइनल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोई चेंज ही नहीं होना है तो डेल्टा एस भी नहीं होना है। डेल्टा एच नहीं, डेल्टा एस नहीं तो डेल्टा जी कहां से चेंज होगा? अंडरस्टूड और नॉट? अब भैया मैं थोड़ा सा एनालाइज करा के आपको दिखाऊं कि कैटलिस्ट क्या क्या करता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वाला चीज था,
दिस वन इज uncatalyzed path. Okay, now this one is catalyzed path. Okay, क्लियर है? मैं बात करूं कोई भी केमिकल रिएक्शन है ए, लेट अस सपोज दिस डी, इसका फॉरवर्ड है KF और बैकवर्ड है KB. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट को मैं लिख रहा हूं KF डैश और बैकवर्ड को लिख रहा हूं KB डैश. ओके, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट को KF KB, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट को KF डैश KB डैश. जरा ध्यान से देखो, KF को लिखना होगा तो KF को क्या लिखेंगे? KF इज इक्वल्स टू अनकैटलाइज्ड पाथ है, सो आई एम यूजिंग ब्लैक पेन, इसको भी ब्लैक ही कर दो, कोई कंफ्यूजन ना हो. कौन कैटलाइज्ड, कौन नॉन कैटलाइज्ड, अनकैटलाइज्ड. चलिए, KF इक्वल्स टू, केमिकल रिएक्शन सेम है, A हो जाएगा, A फॉरवर्ड ना, A फॉरवर्ड, e टू द पावर क्या लिखोगे? अनकैटलाइज्ड पाथ है, इसको मैंने मान लिया दिस वन इज फॉरवर्ड, सो e टू द पावर माइनस EAF बाई RT, यही होगा ना. ओके, KF डैश की बात करेंगे, KF डैश की बात करेंगे. KF डैश क्या हो जाएगा? अगेन रिएक्शन सेम, AF e टू द पावर माइनस, अब क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी EF, लेट अस सपोज ये X से चेंज ला रहा है, ऐसा कुछ, ये क्या हो जाएगा? EF माइनस X बाई RT. अंडरस्टूड और नॉट? ये डिक्रीज हो गया, क्लियर है भैया? सब कुछ सेम है. e टू द पावर माइनस X का यदि ग्राफ आप बनाएंगे, समथिंग ये कुछ ऐसा होता है. ठीक है भैया? अब यदि यहां पे जो चीज है उस चीज को आप घटा देंगे, मतलब यहां से इधर पहुंच गए, सो KF डैश का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखो KF ये हो गया, KF डैश ये हो गया. अब जरा देखो कैसे चेंजेस आ रहा है. e टू द पावर माइनस x का फंक्शन ये है, जब R इंटू टी सेम रहा, जरा इसको देखना KF डैश को, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ब्लू है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? AF e टू द पावर माइनस EAF प्लस x बाई RT. मतलब एक्चुअली क्या है कि हम x को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, हम इधर से इधर पहुंच जाएंगे. यहां पहले थे, x को बढ़ाया तो यहां पहुंच गए, मतलब KF डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? x 0 माइनस EF बाई RT कुछ रहा. x को सर्टेन थिंग से आपने क्या किया? इसको आप इंक्रीज कर रहे हो. ये जो फंक्शन है ना EF को, अब आपने x अमाउंट से इंक्रीज कर दिया. यदि x अमाउंट से इंक्रीज कर दिया, x तो यहाँ पॉजिटिव है, सो x से इंक्रीज कर दिया तो आप कुछ इधर पहुंच गए. सो आप बोलोगे कि KF डैश विल बी ग्रेटर देन KF. ये न्यूमेरिकली भी मुझे दिख रहा है, ये सॉरी मैथमेटिकली भी हमें दिख रहा है. मतलब ये हुआ कि कैटलिस्ट क्या करता है? फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट को इंक्रीज कर देता है. ओके, सो कैटलिस्ट क्या करता है? फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करता है, यस. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करता है, यस. रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करता है, देख लेते हैं उसको भी, बैकवर्ड रिएक्शन को भी देख ही लेते हैं भैया. KB की बात करेंगे, KB क्या होगा? KB की बात करोगे तो इनिशियली KB अनकैटलाइज्ड पाथ का यदि बात करेंगे, सो अनकैटलाइज्ड पाथ का KB EA कुछ अलग रिएक्शन होगा, सो AB ले लिया, e टू द पावर माइनस क्या?
EAB बाई RT। ठीक है, क्लियर है? बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ये वाला था। क्लियर है मेरे भाई? अब चलिए KB डैश की बात करें। सो KB डैश क्या हो जाएगा? AB सेम रिएक्शन, बट यहां पे EAB माइनस एक्स। अब ये x से डिक्रीज कर गया, सो एक्टिवेशन एनर्जी कैटेलाइज्ड पाथ का क्या हो गया? EAB माइनस एक्स बाई RT। इसका मतलब ये हो गया कि दिस वन इज AB e टू द पावर माइनस EAB प्लस एक्स बाई RT। इसका मतलब KB और KB डैश का बात करें तो आप बोलोगे KB डैश विल बी ग्रेटर देन KB। सो कैटेलाइज्ड पाथ में जब आपने कैटेलिस्ट डाला तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी बढ़ा, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट भी बढ़ा। अंडरस्टूड? फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ा, बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ा। सो आप यदि रिवर्सिबल का केस ले तो क्या देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे असर हुआ क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इसका क्या असर पड़ा? जल्दी हम लोग बात करें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब हम लोगों ने क्या बोला था? भूल गया, कोई बात नहीं यार। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको बार बार बोला था, इक्विलिब्रियम वो होता है जहां पे फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट इक्वल हो जाए। मतलब KF इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू KB इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। ठीक, सो B बाई A आपको दिख जाएगा, यही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। कंसेंट्रेशन ऑफ B बाई कंसेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू KB बाई KF, सॉरी KF बाई KB। सो KF बाई KB इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? KF बाई KB। अब आप KF बाई KB की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सीधा दिखेगा कि KF बाई KB यहां से निकाले, KF बाई KB पहले कौन सा निकाला? अनकैटेलाइज्ड पाथ का। ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं। K इक्विलिब्रियम इज व्हाट? KF बाई KB अनकैटेलाइज्ड पाथ का। KF कितना? AF e to the power minus EAF by RT। AB e to the power minus EAB by RT। अरे बोलो मेरे भाई, क्लियर है ना? सो ये क्या हो जाएगा? समथिंग A ले लिया, e to the power माइनस 1 by RT कॉमन ले लिया, सो ये क्या आ जाएगा? EAF माइनस EAB। पक्का ना? सो ये क्या हो जाएगा? A e to the power माइनस EF माइनस EAB को डेल H बोल सकते हैं ना? e to the power माइनस डेल H by RT। सो ये रिएक्शंस सीख के हमें कुछ बोल रहे हैं। ओके, मतलब ये समझ आया, ln K1 by ln K2 माइनस डेल H by R 1 by T1 माइनस 1 by T2 इसी ढंग से हो गया ना? अरे कौन सा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी आपको यहां से समझ आ गया होगा। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा K इक्वल्स टू A टू द पावर माइनस EA बाई RT है, वैसे ही वो भी आया ना? सो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो आपको कहा कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी एक्टिवेशन एनर्जी पता है तो रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर डिपेंडेंसी जैसा होगा, मतलब उसी ढंग का एक्सप्रेशन आ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी से। दोनों इक्वेशन आपको सिमिलर दिखाई देंगे। ओके, लिव इट। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं अनकैटेलाइज्ड पाथ की। अनकैटेलाइज्ड पाथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? जल्दी फटाफट 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 आप बात करोगे। K इक्विलिब्रियम डैश, K इक्विलिब्रियम डैश, डैश मतलब मैं क्या ले रहा हूँ? अनकैटेलाइज्ड पाथ ले रहा हूँ। मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ, ब्लू पेन यूज कर रहा हूँ। चलो जल्दी। AF ये क्या हो जाएगा? AF e टू द पावर AF इंटू e टू द पावर क्या? माइनस EAF प्लस एक्स बाई RT डिवाइडेड बाई AB e टू द पावर माइनस EAB e टू द पावर माइनस EAB प्लस एक्स बाई RT। आप बोलोगे मुझे ये कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया? मुझे जो यहां से दिखाई दे रहा है इसकी स्टोरी, आप जो सोच रहे हो वैसा ही कुछ है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा AF बाई AB। ठीक,
दिस वन इज e टू द पावर माइनस AF बाई RT इंटू e टू द पावर x बाई RT। नीचे वाला क्या हो गया, e टू द पावर माइनस EA बाई RT इंटू e टू द पावर x बाई RT। ये कैंसल्ड हो गया और ये आपको के इक्विलिब्रियम के इक्वल दिखाई देगा। सो आप बोलोगे कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं किया, कैटलिस्ट फॉरवर्ड रेट को इंक्रीज करा, कैटलिस्ट ने फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट को इंक्रीज किया, कैटलिस्ट ने फॉरवर्ड रेट को बढ़ाया, कैटलिस्ट ने बैकवर्ड रेट को भी बढ़ाया, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई अफेक्टेड नहीं किया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जहां था वही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, बट फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट इंक्रीज करने से फॉरवर्ड रेट भी बढ़ा, बैकवर्ड रेट भी बढ़ा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही है। मतलब एक चीज बस चेंजेस हुआ है, क्या, टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम घट गया है, क्योंकि फॉरवर्ड रेट भी बढ़ गया, बैकवर्ड रेट भी बढ़ गया, मतलब इक्विलिब्रियम पर जल्दी रीच करेगा। अंडरस्टूड और नॉट, अंडरस्टूड और नॉट। सो हम लोग अब बातों को समराइज करें। ओके, सो कंटिन्यू करेंगे पॉइंट्स इसमें। कैटलिस्ट इंक्रीजेस फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, कैटलिस्ट इंक्रीजेस फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एज वेल एज फॉरवर्ड रेट, एज वेल एज फॉरवर्ड रेट। नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट increases backward rate constant as well as backward rate, catalyst increases backward rate constant as well as backward rate. Next point, catalyst doesn't change, पूरा मैंने एनालिसिस करके आपको बताया, catalyst doesn't change value of equilibrium constant, value of equilibrium constant. Okay, next point, however, या उसी में, however time taken to attain equilibrium is reduced in presence of catalyst. However time taken to attain equilibrium, time taken to attain equilibrium is reduced in presence of catalyst. Time taken to attain equilibrium is reduced in presence of catalyst. समझ में आ गया होगा आपको? It should be clear to all of you. Okay, my dear students, let's solve a question. A catalyst increases rate of reaction. A catalyst increases rate of reaction. Rate of reaction twice. ठीक है? If EA in absence of catalyst is 10 kilocalorie per mole, 10 kilocalorie per mole, calculate EA in presence of catalyst. Calculate activation energy dash in presence of catalyst. In presence of catalyst. चलिए फटाफट सॉल्व करें। क्या बोलोगे? रेट बोलने का मतलब रेट कांस्टेंट के कारण ही होगा। सो के एफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट ई या के ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा। फॉरवर्ड बोलने का मतलब कुछ नहीं है तो फॉरवर्ड ही बोलेंगे। के इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या हो जाएगा? ए ही रहेगा, ई टू द पावर माइनस ई ए। कितना एक्स से चेंज किया तो ये हो जाएगा। अरे बोलो मेरे भाई,
क्लियर है ना? ये k डैश बाई के क्या हो जाएगा? e टू द पावर, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस ई ए बाई आर टी इंटू ई टू द पावर x बाई आर टी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये कैंसिल हो गया। सो आप क्या बोलोगे? इट मीन्स दैट ई टू द पावर x बाई आर टी इज इक्वल्स टू 2, यही ना? डबल हो जाएगा। सो 2, व्हाट डू यू मीन बाई दिस? आपको x का वैल्यू यहां से निकाल लेना है, ln ले लो। सो x बाई आर टी इज इक्वल्स टू ln 2, टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है। ओके, सो यहां से x क्या हो जाएगा? आर टी ln 2, r इंटू टी ln 2, टेम्परेचर 300, सो 300 इंटू 2 इंटू 0.693। ये किस में आ गया? कैलोरी में लिया। किलो कैलोरी में वैल्यू निकाल लोगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू किलो कैलोरी पर मोल में आ जाएगा। अब देखो ये इनिशियली था, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट था, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट घट जाएगा कितना? x अमाउंट से। सो आंसर विल बी 10 माइनस x। E A dash is equals to 10 minus x. This one is the answer. हो जाना चाहिए। Okay students, now next heading is mechanism of the reaction. Mechanism of reaction. फटाफट, mechanism of reaction. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। चलिए, मैकेनिज्म क्या है? किसी भी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है, एलिमेंट्री स्टेप्स में बताना, इसी को तो मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्री स्टेप्स। मैकेनिज्म इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्री स्टेप थ्रू विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स। Mechanism is a set of all elementary steps through which a reaction proceeds. ठीक है, next point. The sum of all elementary steps must be equal to overall balanced reaction. Must be equal to overall balanced reaction. जैसे मैं बात करूं A to B है, इसका मैकेनिज्म मैंने प्रपोज किया A to P, P से सर्टेन Q बना, Q से ये B बन गया। 3 स्टेप का रिएक्शन है। देखो ये पूरा ओवरऑल ऐड करने पे A to B आ रहा है। सो स्टेप बाय स्टेप्स आपने 3 स्टेप में रिएक्शन दिखाया, बट सारे स्टेप्स को ऐड करने पे ऑलवेज ये दिखना चाहिए। Here P and Q is called intermediate. P देखो अगले स्टेप में कंज्यूम हो गया, अगले स्टेप में कंज्यूम हो गया। P and Q is called intermediate. चलिए नेक्स्ट, मैकेनिज्म मस्ट कंफर्म या मैकेनिज्म मस्ट फॉलो द experimental observations of mechanism must follow the experimental observations of the reaction. Mechanism must follow the experimental observation of the reaction. ठीक है, नेक्स्ट, the order of the reaction calculated through mechanism obtained through the order of the reaction of determined through or obtained through the mechanism may include reactant or product, but it should not include
बट इट शुड नॉट इंक्लूड एनी इंटरमीडिएट। क्लियर हो गया? इतना पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। मैकेनिज्म जब भी लिखेंगे हम लोग तो कोई इंटरमीडिएट उसमें इन्वॉल्व, मैकेनिज्म जब भी लिखेंगे और फाइनल रेट लॉ जब हम लोग दे रहे होंगे रेट ऑफ रिएक्शन का, तो उसमें कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन जो इसमें दे सकता है मैकेनिज्म में, टाइप 1 एलिमेंट्री रिएक्शन दिया, कुछ सोचना ही नहीं भैया, एलिमेंट्री रिएक्शन दिया, करना क्या है, जैसे मान लो कह दिया टाइप 1 मैं ले रहा हूं, इसमें क्या है, वन स्टेप रिएक्शन, व्हेन रिएक्शन प्रोसीड्स इन सिंगल स्टेप, व्हेन रिएक्शन प्रोसीड थ्रू सिंगल स्टेप, एक स्टेप में आया खत्म। क्या, जैसे A प्लस बी ये प्रोडक्ट बनाया, मैंने आपको पहले भी ये चीज में बोल दी थी, रेट क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इज इक्वल्स टू B कंसंट्रेशन ऑफ P बाई dt इज इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, जस्ट मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्टेंट, खत्म कहानी। एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, सिंगल स्टेप में खत्म हो रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, ओवरऑल ऑर्डर 2, ये सारी कहानी आपको बता दी गई थी। सो टाइप 1 क्वेश्चंस में आपके लिए अभी कुछ बचता नहीं है। नेक्स्ट टाइप 2, टाइप 1 की कहानी हम लोगों ने कर रखा है। नाउ कम टू टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 क्या होगा, व्हेन रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू क्या, मल्टीपल स्टेप्स, more than one step, type 2 when reaction proceed through multiple step, multiple step। चलिए क्या करेंगे इस केस में, ठीक है। इस केस का हम लोग सेवरल सब पार्ट्स बना रहे हैं, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन देगा और उसमें कैसे कैसे आपको डील करना है। इसका पार्ट ए, पार्ट ए, लिखिएगा, व्हेन इंटरमीडिएट इज नॉट प्रेजेंट, is not present in reactant side, reactant side of RDS। देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसको दो मेथड से आप डील कर सकते हो, RDS मेथड एंड स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। हम लोग आ रहे हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड, इन दोनों टेक्निक से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। सबसे पहले सबसे जो आसान होता है वो आपका है स्लोएस्ट स्टेप मेथड या RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेथड। तो RDS और स्लोएस्ट स्टेप मेथड इसको हम लोग पहले थोड़ा देख रहे हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का भी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ओके, सो मान लो कोई रिएक्शन है, क्या है वो, NO2 गैस है प्लस CO गैस है, इन दोनों को रिएक्शन करा के NO प्लस CO2 बनाया गया है। इन दोनों का रिएक्शन करा के NO गैस प्लस CO2 गैस बनाया गया है। ठीक, अब आपको ऐसा कुछ रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, इस रिएक्शन का कुछ मैकेनिज्म दिया हुआ रहेगा। ठीक है भैया, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म प्रपोज किया गया इस रिएक्शन का कि NO2 प्लस NO2, ठीक, दिस वन इज RDS, यही स्लोएस्ट स्टेप है, ये बोल दिया गया, दिस वन इज RDS, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको वरीड नहीं होना है। NO प्लस NO3 ऐसा दिया हुआ, ओके, इट्स NO प्लस NO3।
अब NO तो प्रोडक्ट है ना, NO इज प्रोडक्ट, सो NO के बारे में तो कोई टेंशन ही नहीं है, NO तो प्रोडक्ट में आ ही रहा है। अब NO3 आ रहा है, NO3 इज नॉट प्रोडक्ट, हेंस NO3 इज इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट को हटा दिया जाए, सो अगला स्टेप में क्या हुआ कि NO3 CO के साथ रिएक्शन किया, NO3 CO के साथ रिएक्शन किया और बन क्या रहा है, ये फिर NO प्लस CO2 बन गया। अब जरा देखो आपका कहानी NO2 प्लस CO बन गया, CO2 बन गया। सो अब आप देखोगे NO कंज्यूम हो गया, NO तो प्रोडक्ट में बना ही, NO3 कैंसिल हो गया, सो नेट रिएक्शन जो आया वो NO2 भी कैंसिल हो गया, NO2 प्लस CO गिव्स आउट वो आ गया। अब पहला स्टेप आपको बोल दिया कि स्लो है, दिस स्टेप इज स्लो एंड अनदर स्टेप इज फास्ट। नेक्स्ट वाला स्टेप आपको बोल दिया फास्ट, बहुत इजी है। देन पहले तो देखो जो मैंने आपको बताया कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री स्टेप्स इन ओवरऑल रिएक्शंस को प्रेडिक्ट करना चाहिए, है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं भैया? हो रहा है ना? क्लियर है? सो चलिए, इस पहला मेथड जो होता है कि स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको आप देखिए। स्लोएस्ट स्टेप ये है, क्या स्लोएस्ट स्टेप में कोई इंटरमीडिएट आ रहा है? स्लोएस्ट स्टेप में इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। जस्ट क्या हो जाएगा, रिएक्शन का मतलब इस स्टेप का जो मॉलिक्युलरिटी है वही ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा। सो मॉलिक्युलरिटी 2 है, मतलब यहाँ बोलेंगे रेट जो है NO2 के पावर 1 पे भी डिपेंड करेगा और इधर 1 दोनों, मतलब NO2 स्क्वायर होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में आप क्या बोल दोगे, आप बोलोगे इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा रेट इज इक्वल्स टू K इंटू NO2 का होल स्क्वायर। सो आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन कहीं पे भी लिखें, मतलब लेट सपोज हाफ 1 DNO/dt लिखना है, DNO/dt रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? DNO/dt ये लिखने के लिए आया, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, CO2/dt आया वो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, तो क्या हो जाएगा, समथिंग रेट कांस्टेंट इनटू NO2 का होल स्क्वायर। क्या इसमें कोई इंटरमीडिएट आया है? नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। दिस वन इज ROR, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट इज K इंटू NO2 स्क्वायर। ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इसको देखेंगे, खट निकालेंगे, NO2 रिएक्टेंट में खत्म, स्लो स्टेप खत्म। ये देखेंगे, सॉल्व कर देंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जितना लिखा हुआ रहेगा उतना पढ़ने में ही आपका टाइम जाएगा, ऑप्शन टिक करने में उससे कम टाइम जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर ना? चलिए बी पार्ट, टाइप 2 का बी पार्ट, टाइप 2 का बी पार्ट। When intermediate is not नहीं, अब is, when intermediate is present in reactant site of RDS, मतलब स्लोएस्ट स्टेप के रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप क्या करोगे? बहुत आसान है मेरे भाई, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए, जैसे दिया थ्राइस O2 गैस gives out twice O3 गैस, ठीक है भैया? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ऐसा दिया, थोड़ा सा मैं उल्टा लिख दिया हूं, आपको ऐसा दिया ट्वाइस O3 गैस गिव्स आउट थ्राइस O2 गैस, ऐसा दिया, ओके? अब इस रिएक्शन में आपसे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया, स्टेप 1 क्या किया, स्टेप 1 दिया भैया, क्या है, ट्वाइस O3, ठीक, O3 गिव्स आउट O2 प्लस O, ऐसा दे दिया, ठीक है? O3 गैस सब गैसियस है, और इसका दे दिया भैया कुछ K1 होता है, और हियर इट इज K-1, क्लियर? नेक्स्ट इज O2 प्लस O2, ये वाला रिएक्शन दिया, सॉरी O2 प्लस O3, अब ये जो बन रहा है यहाँ पे मेरा ट्वाइस O2,
O plus O3, this one is twice O2. ये दो स्टेप का मैकेनिज्म दिया, क्लियर है? इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है. नाउ इसको सॉल्व करना है. सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया, आपको स्लोएस्ट स्टेप पता होना चाहिए. ठीक है, ये वाला पहला जो स्टेप है वो फास्ट है, इक्विलिब्रियम स्टेप है, और ये वाला स्टेप स्लो है, इसका रेट कांस्टेंट k2. ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है. चलिए सबसे पहले आरडीएस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे. आरडीएस मेथड में आपको क्या बोला गया, स्लोएस्ट स्टेप खोजिए. ये आरडीएस होगा ना, ये वाला आरडीएस होगा. रेट लॉ लिखिए, रेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k इंटू O3 इंटू O. हम लोग फंस गए ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो गया. इंटरमीडिएट दिया हुआ है, अब ऐसे हम लोग रेट लॉ लिखेंगे तो काम बनने वाला नहीं है. हमें O को हटाना पड़ेगा, O को हटाना पड़ेगा, इसलिए ऊपर वाला स्टेप इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रहा है. इस टाइप की चीजें वो बहुत इजीली आप मैकेनिज्म लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि देखिए भैया, ये चीख के कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रेट इज व्हाट, k1 into O3 is equals to backward rate is what, k minus 1 into concentration of O2 into O. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप O का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो. कंसंट्रेशन ऑफ O को जस्ट रिप्लेस कर दे तो हमें रेट लॉ मिल जाएगा. कंसंट्रेशन ऑफ O को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ. कंसंट्रेशन ऑफ O यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ O यहाँ से लिखा जा सकता है भैया मेरे k1 into concentration of O3 divided by k minus 1 into नीचे O2. क्लियर? वहां पे पुट कर दीजिए. रेट लॉ क्या आ गया, रेट इक्वल्स टू k1 मतलब k ये होना चाहिए, k2 होना चाहिए, k2 है. रेट इक्वल्स टू k2 into k1 by k minus 1 concentration of O3 का स्क्वायर into concentration of डिवाइड बाई concentration of O2. दिस इज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जिसका कि रेट लॉ आपको ये निकल के आया है. अंडरस्टूड? इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब इसी केस में आप बोलोगे माय डियर स्टूडेंट्स कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है. इसी केस के लिए हम लोग एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं. क्या है? आप देख रहे हो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जब आपने मैकेनिज्म लिखने का ट्राई किया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का जब आपने मैकेनिज्म लिखने का ट्राई किया, तो इस मैकेनिज्म में एक रेट कांस्टेंट डेवलप हुआ. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. मैंने याद करो थोड़े दिन पहले आपको बोला था, इफ रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स देन एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी नेगेटिव. ओके, सो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो कैसे आता है. क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, केस हमारा सॉल्व हो चुका है. एक्टिवेशन एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन एक होता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसका कि कुछ मतलब के इक्विवेलेंट कुछ दिया हुआ है. जैसे मैं इसको बोलूं रेट इक्वल्स टू के इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2. मैं ऐसा कुछ बोलूं, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दिस वन इज के इक्विवेलेंट इज k2 into k1 by k minus 1 हुआ. आपको नहीं पता कि इस स्टेप का क्या एक्टिवेशन एनर्जी है, इस स्टेप का क्या एक्टिवेशन एनर्जी है, इस स्टेप का क्या एक्टिवेशन एनर्जी. वी डोंट नो एनीथिंग. चलते हैं जरा हम लोग निकालते हैं. मैं जरा इसको ऐसा लिखने की कोशिश करता हूँ कि जो भी रिएक्शन है उसका ए इधर रहा होगा, रिएक्शन जो हो रहा है उसका कुछ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए होगा, e टू द पावर माइनस EA बाई RT. EA मैं इसको इक्विवेलेंट कर देता हूँ. एक्टिवेशन एनर्जी किसका, इक्विवेलेंट एक्टिवेशन एनर्जी बाय RT इज इक्वल्स टू K2 पूछ रहा होगा, मतलब कोई इस रिएक्शन को सिंगल स्टेप मानते हुए, सिंगल स्टेप में कुछ एनर्जी एक्टिवेशन रहा होगा. अरे ये मल्टीपल स्टेप का रिएक्शन है, 2 स्टेप का रिएक्शन है भैया, कुछ ऐसा 2 स्टेप का रिएक्शन है तो 2 बार दिख रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसा कुछ दिख रहा है. सेकेंड स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप इज फास्टर एंड सेकेंड स्टेप इज स्लोअर. सेकेंड स्टेप इज स्लोअर, सो आप कुछ ऐसा बनाएंगे. ठीक,
अब जरा देखो, अब मैं ये बोल रहा हूं कि पहले स्टेप का कुछ एक्टिवेशन एनर्जी रहा होगा, कुछ फॉरवर्ड कुछ बैकवर्ड, K2 K1 इस बात पे डिपेंड करेगा। सो इस रिएक्शन का कुछ रहा होगा, सो आप इसको लिखोगे A2। अब मैं क्या कर रहा हूं ना कि यहां से यहां जो आप आ रहे हो ना मल्टीपल स्टेप में, उसको मैं एक सिंपल स्टेप में, सिंगल स्टेप में लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कुछ रहेगा, ऐसा कुछ। तो EA को मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, सिंगल स्टेप का बनाना चाह रहा हूं। माय टारगेट इज क्लियर। सो A2 into e to the power समथिंग कुछ माइनस EA2 by RT होगा इस स्टेप का। K1 भी कुछ A1 e to the power माइनस EA1 by RT होगा, और K माइनस 1 कुछ A1 डैश e to the power माइनस EA1 डैश by RT होगा, ऐसा कुछ होगा। क्लियर मेरे माय डियर स्टूडेंट्स? अब आप इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये कुछ तो समथिंग, जो रिएक्शन इधर है वही मिला के पूरा रिएक्शन इधर है, तो ये तो ए ही रह गया होगा। इधर वाला क्या हो गया होगा, e टू द पावर माइनस 1 बाई RT कॉमन आ गया होगा। इधर वाला क्या हो गया, EA2 प्लस EA1 माइनस EA1 डैश हो गया होगा। EA2 प्लस EA1 माइनस EA1 डैश हो गया होगा। इसी को हम लोग EA इक्विवेलेंट कहते हैं। A e टू द पावर माइनस EA इक्विवेलेंट बाई RT हो गया होगा। मतलब यहाँ से इन दोनों को आप कंपेयर करो, सो EA इक्विवेलेंट क्या आपको लिखना होगा, EA इक्विवेलेंट जो आप लिखोगे वो EA1 प्लस EA1 प्लस EA2 माइनस EA1 डैश हो गया। सो आप कहोगे इस केस में ऐसा दिखेगा ना भैया मेरे, इस केस में ऐसा दिखेगा सच दैट कि ऊपर वाले का जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी ले लीजिए, नीचे वाले का उससे घटा दीजिए। तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। सो यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का केस आएगा तो उस केस में निगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी भी हो सकता है, बिकॉज ये मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करने लगा है अब। अंडरस्टूड और क्लियर, अंडरस्टूड और नॉट? यदि इसी का पावर स्क्वायर हो जाए, तब आपको क्या चेंजेस दिखेगा, K1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे समथिंग स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मतलब माइनस 2A1 हो जाएगा, माइनस 2EA1 मतलब यहाँ पे 2EA1 हो जाएगा, और यहाँ 2EA1 आपको दिखाई देने लगेगा। सो क्लियर है कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन लिया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। Now, type 3 reactions, type 3 part, when reaction follow different rate of different RDS, rate determining state, under different steps, under different set of condition, under different set of कंडीशन। ठीक है, इस टाइप का एक रिएक्शन लिया, ट्वाइस NO H2 गैस। ठीक है, यहां से क्या आ गया, N2O प्लस H2O गैस। गैसी में टेम्परेचर हाई है, ऑब्वियसली वहां भी गैसी। इस टाइप का इसका मैकेनिज्म फॉलो किया। मैकेनिज्म स्टेप 1, ट्वाइस NO गैस, K1 K-1, ओके, K1 K-1 and it is equal to N2O2 gas. Next, mechanism 2, N2O2 plus H2, it will be K2 and इसमें आया N2O plus H2O. Okay, my dear students, अब आपको इसमें कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है। इस केस में हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे। व्हाट इज द फंडा बिहाइंड स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड? कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि इसको हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड से यूज करते हैं। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मतलब जब स्टेडी स्टेट रीच कर जाएगा, एट दैट पॉइंट
concentration of intermediate will be means di by dt will be 0. इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, di by dt 0 होना चाहिए. मतलब इस मेथड का बेसिस क्या होगा कि at steady state concentration of I is constant. concentration of I यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट है हमें दिख रहा है, N2O2 is intermediate, so concentration of I will be constant. हम लोग इसको लाइव क्लास में इस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे. इस मेथड ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो मैकेनिज्म में प्रोड्यूस किया जाता है, इसी में हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन समझ लेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.